हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या फिजिक्स। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम, सीएसआर नेट, गेट, जेएस, टीआईएफआर या ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें लोग हायर फिजिक्स मतलब 10+2 के ऊपर का जो फिजिक्स है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ाया जाता है, कई चीज़ तो कॉमन है 10+2 वाला ही ग्रेजुएशन में कई चीज़ पढ़ाया जाता है, बट कई चीज़ अलग भी होते हैं, या जो चीज़ 10+2 का कॉमन भी है उसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। तो सारा हम लोग इस चैनल पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था। ये पूरा चैप्टर जो चल रहा है वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसके अंदर हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखा है, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कैपेसिटेंस का भी डिस्कशन किया है हम लोगों ने। और पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी देखा है। अब उसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फोर्सेज ऑन कंडक्टर। जैसे मान लो कोई स्फेरिकल शेल है, और स्फेरिकल शेल पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। मान लो क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, सपोज करो ये स्फेरिकल शेल है, यह स्फेरिकल शेल, ठीक है, और यहाँ पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू चार्ज, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू चार्ज। अब ये चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो चार्ज गोइंग टू रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये सब आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज रिपल्सिव फोर्स which they have per unit area, repulsive force acting on these charges. Let's try to find out repulsive force acting on these charges. आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, सारा चार्ज जो स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट किया है ये सारा एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा। ठीक है, तो उसका रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इवन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है, एक पे Q है एक पे -Q है। जैसे यहाँ पे देखो we have charge Q and charge, जैसे इस केस को देखें हम लोग, you have पॉजिटिव चार्ज, you have नेगेटिव चार्ज। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q and -Q, तो यहाँ भी हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन दी चार्जेस। नेगेटिव, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा फोर्स से, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा अपनी तरफ, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा ऑफ कोर्स। तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो सिग्मा Q इज द चार्ज, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाय एरिया। ठीक है, और एक सिंगल प्लेट की वजह से देखो, कभी भी एक चीज ध्यान दो, हमेशा ही चार्ज दूसरे के फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कभी भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। कभी भी चार्ज जो है अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये एक सत्य है। इवन आदमी भी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। कभी भी आप अपने आप को इम्प्रेस नहीं करेंगे। यू इम्प्रेस अदर्स बाय योर फील्ड और यू गेट इम्प्रेस बाय अदर्स बाय देयर फील्ड। ठीक है, आदमी भी देखो फील्ड प्रोड्यूस करता है, आल्सो प्रोड्यूस फील्ड, कुछ कहीं ज्यादा कहीं कम फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई अट्रैक्टिव फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई रिपल्सिव फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई गलत आदमी है, ठीक है, तो वो रिपल्सिव फील्ड प्रोड्यूस करता है, उससे लोग दूर भागते हैं। अच्छा आदमी लोग अट्रैक्टिव फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो टीचर बढ़िया पढ़ाता है वो अट्रैक्टिव फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो खराब पढ़ाता है वो रिपल्सिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आदमी जो है हमेशा ही दूसरों से इंप्रेस होता है और दूसरों को इंप्रेस करता है। इसलिए से कोई भी चार्ज जो है बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, अपने फील्ड से कभी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये कभी होता ही नहीं है। चार्ज क्या कहीं भी नहीं होता है, मास चार्ज आदमी कहीं भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि आदमी अपने फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा हो या चार्ज अपने फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, मास अपने फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड यहाँ पे आएगा उस फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। तो सिर्फ अगर इसके फील्ड की बात करेंगे हम लोग, तो दिस फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग हम बात करें कि यहाँ पे कोई ds सरफेस ले लिया जाए, या सपोज करो, हाँ ds ले लो कोई नहीं, इफ आई टेक ds सरफेस ओवर हियर, दूसरा कैंसिल कर लेता हूँ, if I take ds surface over here, right,
then on this ds surface, suppose dq is the charge, then what is the field force? df is going to be e dq, right? अब ये e क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट dq। और dq को क्या लिख सकते हो तुम? सिग्मा ds, और दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, so this is nothing but sigma square by 2 epsilon naught ds. So force acting on capacitor plate per unit area df by ds is equal to what? Sigma square upon 2 epsilon naught, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 epsilon naught इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है? समझ में आ रहा है ये चीज? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो कैपेसिटर प्लेट का हो गया, इसका भी केस देखा जाए हम लोग थोड़ा। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख के लाए हैं। अपना जो बुक है मेरा, उसमें एक क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखे हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक है, देखो एक जो स्फेरिकल प्लेट वाला है ना, स्फेरिकल सरफेस, इसका मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में इसको ले लिया है, तो एक बार वो देख लो, अच्छा है। देखो क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q, दिख रहा है? उधर ना फैन लगा रखे हो, फैन आवाज कटता है। देखो, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस r, surface of the sphere of radius r, ठीक है? Show that the force on a small charge element dq is radially outward and is given by this. फिर से पढ़ते हैं। An electric charge q is uniformly distributed over the surface of the sphere of radius r, ठीक? Show that the force on a small charge element dq is radially outward and is given by this. Okay, बढ़िया, ठीक। देखिए, समझिए चीज को। जैसे मान लो फाइंड आउट करते हैं, ये एक्सप्रेशन ना, ये निकालते हैं हम लोग। ये बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, मतलब कि एक स्फेयर अगर ले लो तुम ऐसे, ठीक है? तो स्फेयर पे मान लो कोई dq चार्ज लेते हैं हम लोग ऐसे, यहां पे dq चार्ज ले लिया, तो इस dq चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/2 e dq, where e is given by this, ऐसे, ठीक है? ये निकालने बोल रहा 1/2 e dq। ओके, ठीक है, निकालते हैं फिर इसको। देखो, सपोज वी हैव स्फेयर ले लिया जाए, स्फेयर, और इस पे चार्ज Q हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सपोज को ये कैपिटल Q है, so what is the surface charge density? Surface charge density sigma is q upon 4 pi r square, r is the radius, r जो है रेडियस है, ठीक? ये सिग्मा। अब
एक काम करो, आप यहां पे एक डीक्यू ले लो, डीएस सरफेस ले लो, टेक डीएस सरफेस, एक सरफेस एलिमेंट ले लो, you take a surface element over here, ठीक, और ds, अब ये जो सरफेस एलिमेंट होगा इस पे चार्ज जो dq होगा दैट विल बी व्हाट, सिग्मा ds, ठीक है, dq इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस एलिमेंट, dq इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस एलिमेंट, ठीक है। अब इस dq पे तुम्हें फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, अब dq पे कौन फोर्स लगाएगा, dq पे कौन फोर्स लगाएगा, जो कैपिटल Q माइनस dq, बाकी जो चार्ज है Q माइनस dq, ये dq को हटा दो तो बाकी जो स्फीयर पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस dq। ये जो फील्ड जनरेट करेगा एट द पोजीशन ऑफ ds, वही इस dq पे फोर्स लगाएगा। dq क्या है, dq इज द चार्ज ऑन दिस ds एलिमेंट, dq इज द फोर्स चार्ज ऑन दिस ds एलिमेंट। तो इस dq पे फोर्स कौन सा फील्ड लगाएगा, जो फील्ड बाकी के चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं वही फील्ड इस dq पे एक्ट करेगा। जो फील्ड बाकी के चार्ज कौन से है, q माइनस dq, इस dq को छोड़ के बाकी जो स्फीयर पे चार्ज है वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहां पे वही dq पे फोर्स लगाएगा। आप कहोगे वो निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे, देखिए निकलना आसान है, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा ऑफ कोर्स, मतलब जो आप इसकी वजह से फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम लोग को एक इंफॉर्मेशन है कि इस ds के जस्ट अंदर, जस्ट बिलो दिस ds, इनवर्ड साइड, ds के आउटवर्ड साइड हो गया, इनवर्ड स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के बाहर वाला साइड है ना, तो ds के जस्ट बिलो ds, just below ds, this t is just below ds, means at a negligibly small distance from ds, t is a point just below ds। इस पॉइंट p पे पूरे स्फीयर के चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के हर पॉइंट, हर इंटीरियर पॉइंट पे फील्ड जीरो होता है। सरफेस पे q अपॉन 4πε0 कैपिटल R स्क्वायर होता है, और बाहर जो होता है q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर होता है, वेयर R इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर। बट अंदर में, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो जस्ट बिलो ds क्यों ना हो, द नेट फील्ड बिकॉज ऑफ q माइनस dq and the field because of dq is 0। That's your net field। नेट फील्ड क्या है, कैपिटल Q। अब कैपिटल Q का फील्ड, कैपिटल Q को दो भाग में हम सेग्रीगेट कर दिए, dq एंड q माइनस dq। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is simply the electric field into dq and electric field into capital Q minus dq, and that is summing out to be 0। That means E q minus dq is simply E dq। dq is what? dq is the charge on this ds element। ds काफी छोटा है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट है, बट पॉइंट p जो है, पॉइंट p इज जस्ट बिलो ds, ds के जस्ट बिलो है, ठीक है, ds इट इज जस्ट बिलो ds, वेरी वेरी नियर टू ds, वेरी वेरी नियर टू ds। आप याद करो, मैंने जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट और इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कशन में बताया था कि देखो रियल टर्म्स में, रियल लाइफ में कुछ भी इनफाइनाइट नहीं होता है। तो इनफाइनाइट हमेशा ही रिलेटिव टर्म्स में होता है कि इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट का क्या है, मैथ्स में तो इनफाइनाइट का कोई मीनिंगलेस चीज है। मतलब मैथ्स में अगर मैथमेटिक्स के लोगों से पूछो ना कि इन्फिनिटी क्या होता है, वो बोलेगा समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल, वेरी हाई, कांट बी थॉट ऑफ, ऐसे करके बोलेगा। समथिंग विच कैनॉट बी थॉट ऑफ, कैनॉट बी रिटन, कांट बी इमेजिन्ड, समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ठीक है, कांट राइट, कांट इमेजिन। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में ऐसा नहीं है।
फिजिक्स में इनफाइनाइट हैज गॉट ए मीनिंग एंड इनफाइनाइट इज रिलेटिव ऑल्सो. Infinite of one system will not be infinite for the other system. Infinite for one system is not infinite for other system. देखो बताता हूं आपको. जैसे अगर मैं एटॉमिक वर्ल्ड का बात करें तो एटॉमिक वर्ल्ड में साइजेस क्या है? साइजेस एंगस्ट्रॉम में है. अगर H एटम का बात करते हैं देन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, बोर एटम का बात करें, बोर मॉडल का बात करें, ठीक है, तो बोर मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है. मतलब एटॉमिक रेडियस जो है एंगस्ट्रॉम रेंज में है. अब उस एंगस्ट्रॉम रेंज में अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम रेंज में एटॉमिक वर्ल्ड में अगर हम कहें डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर विल बी व्हाट? 10⁻7 टाइम्स एंगस्ट्रॉम. सो 1 मिलीमीटर कैन बी थॉट एज इंफिनिटी फॉर एटॉमिक सिस्टम. 1 मिलीमीटर एटॉमिक सिस्टम के लिए इंफिनिटी है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है. 1 मिलीमीटर इज नथिंग. 1 मिलीमीटर हमारे वर्ल्ड के लिए कुछ भी नहीं है. सो व्हाट इज इंफिनिटी फॉर एटॉमिक वर्ल्ड इज नॉट इंफिनिटी फॉर योर वर्ल्ड, एंड व्हाट इज इंफिनिटी ऑफ माई वर्ल्ड मे नॉट बी इंफिनिटी फॉर द पर्सन लाइक अंबानीज. Like if somebody tells me तुमको 1 लाख किलोमीटर दूर जाना है, तुमको न्यूयॉर्क जाना है, that is infinity. I don't have money to go to New York. ठीक है, तो उसके से हमारे लिए infinity है. For Ambanis they have private jet, they can go to New York in no time. It's not infinity. वो अभी सोचेगा न्यूयॉर्क जाना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो पैक करो चलते हैं, प्राइवेट जेट रेडी है, चला गया. तो for them 1 lakh kilometer or New York is not infinite distance. For us it is infinite. For us it is infinite. हाँ, कोई अमीर होंगे तो नहीं होगा, हमारे लिए तो अभी है. ठीक है. So infinity varies. Infinity जो है ना, आपका रेंज क्या है वो डिसाइड करता है infinity क्या होता है. जैसे हम पहली बार जब न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब पढ़ रहे थे हम, देन आई वाज स्टडीइंग बीटा डीके. ठीक है, बीटा डीके पढ़ रहे थे. स्टोरी ये छोटा सा यूजफुल है इसलिए बता रहे. यूजलेस चीज हम बोलते भी नहीं क्लास में. ठीक है, विच इज हाईली अनरिलेटेड चीज नहीं बोलते ना अपने बारे में. सो ओके, बीटा डीके इज दिस. ठीक है, when I was reading beta decay, then I learned कि बीटा डीके वीक इंटरेक्शन. तो भाई 98 का बात है जब पहली बार बीटा डीके पढ़, 97-98, हाँ 98 में मैंने जेई क्वालिफाई किया. ओके, तो उसमें व्हेन आई स्टडीड बीटा डीके आई रेड कि वो वीक इंटरेक्शन. मतलब फिजिक्स में देखो यू हैव 4 काइंड ऑफ इंटरेक्शंस: ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन. ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में बात कर रहे हैं. तो उसमें पढ़ा मैंने कि बीटा डीके इज वीक इंटरेक्शन. देन माय क्यूरियोसिटी बिकेम मोर एंड मोर. आई थॉट वीक इंटरेक्शन क्या होता है भाई, वीक इंटरेक्शन क्या होता है. तो मैंने भी पढ़ा उसका वो डेफिनेशन वीक इंटरेक्शन. द इंटरेक्शन which takes place lot of time is called weak interaction. Again curiosity grew, कितना टाइम लगता है. Then I studied कि ये 10⁻⁻10 सेकेंड में हो जाता है. Very surprising कि 10⁻⁻10 सेकेंड को लोग बहुत बड़ा टाइम बोल रहा है. तो छोटा क्या होता है? हम लोग के वर्ल्ड के लिए तो 0 है ये. हम लोग के वर्ल्ड के लिए तो 10⁻⁻10 टाइम कुछ भी नहीं है. तो आप अपने वर्ल्ड में रह के इस टाइम पीरियड का लार्जनेस, इनफाइनाइटनेस को नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे. अगर इसके इनफाइनाइटनेस को अप्रिशिएट करना है तो आपको न्यूक्लियर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा. न्यूक्लियर वर्ल्ड में जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, 2 प्रोटॉन प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसको बोलते हो, वो 10⁻39 सेकेंड में हो जाता है. यानी न्यूक्लियर वर्ल्ड में जो टाइम का शुरुआत है वो 10⁻39 सेकेंड से होता है. हमारे यहाँ तो सेकेंड से होता है वर्ल्ड हमारा शुरू. तो हमारा सेकेंड से वर्ल्ड शुरू हो रहा है तो हमारे वर्ल्ड के लिए तो 0 है.
लेकिन न्यूक्लियर वर्ल्ड के लिए इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वर्ल्ड यहां से शुरू होता है, इतना सेकंड में भी कुछ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन और रिएक्शंस होकर नया पार्टिकल फॉर्म कर देता है। तो जिनका दुनिया यहां से शुरू हो रहा है उसके लिए तो कुछ तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, इनफाइनाइट टाइम। तो मेरा कहने का मतलब फिजिक्स में ना इन्फिनिटी रिलेटिव होता है और डिफाइंड होता है। इन्फिनिटी वेरी मच डिफाइंड, इट्स रिलेटिव ऑल्सो। अगर न्यूक्लियर वर्ल्ड का इनफाइनाइट टाइम हमें पता लगाना है तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वर्ल्ड में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो किस रेंज में टाइम लेता है। तो हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर वर्ल्ड में ये इस टाइम में काम होता है, मतलब इस टाइम में भी कुछ सिग्निफिकेंट रिएक्शंस हो जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। मतलब ये एक सिग्निफिकेंट टाइम है, एक उनका टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, या एक सिग्निफिकेंट टाइम है, या इस टाइम में कुछ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस हो जाते हैं। तो जिनका दुनिया यहां से शुरू हो रहा है उसके लिए तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, तभी तो इसको वीक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो व्हाट आई वांट टू इंप्रेस यू इज कि मतलब यहां पे इनफाइनाइट हैज गॉट अ मीनिंग, and not only meaning, infinite is system dependent also. Infinite of one system is not infinite for other system. Infinite for me is not infinite for others. Infinite for others is not infinite for me, right? तो यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग सीट, तो उसमें मैंने बोला था कि फिजिक्स में इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसका फील्ड, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फील्ड एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, डिस्टेंस डी पे फील्ड निकाल रहे हैं, इस डी के कंपैरिजन में अगर फील्ड इसका डायमेंशन बहुत लार्ज है तो आई विल कॉल इट इनफाइनाइट सीट। आप इस सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक डिस्टेंस डी पे निकाल रहे हो और डी के कंपैरिजन में अगर ये सीट का लेंथ और विड्थ बहुत ही लार्ज है कंपेयर टू डी, देन आई विल कॉल फॉर दिस केस इट इज इनफाइनाइट सीट। कुछ ऐसा ही चीज हम यहां करने जा रहे हैं। ये ds है, छोटा है, बट पॉइंट पी का जो दूरी ds है ना वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि हम लोग को फील्ड ds पे निकालना है, ठीक है। तो हम पॉइंट पी जो ले रहे हैं, वी आर टेकिंग पॉइंट पी जस्ट बिलो ds। तो पॉइंट पी का दूरी जो ds है ना वो ds का साइज से बहुत ही छोटा है। तो ऐसे केस में इस ds को हम लोग इनफाइनाइट सीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा कि भाई नहीं समझ में आया, बिकॉज दीज आर समथिंग विच वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अरे इतना एफर्ट पुट कर बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑफलाइन क्लास नहीं है ना, ऑफलाइन तो बच्चा का लोग का चेहरा से पता चल जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज राइट दिस थिंग्स, राइट, मतलब थोड़ा सा हम लोग हेल्प मिलता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो पॉइंट पी का दूरी है ds से, वो दूरी ds के साइज के कंपेरिजन बहुत ही कम है, बिकॉज़ वी आर टेकिंग पॉइंट पी जस्ट बिलो ds। तो दूरी जो है ना, उस दूरी का वो दूरी जो है वो ds के साइज से नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो उस केस में हम लोग, ऐसे केस में अगर हम लोग ds के जस्ट बिलो किसी पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, then I can treat this ds as infinite seat। इनफाइनाइट सीट लेंगे तो उसका फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। पॉइंट पी पे ds इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ds की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो dE और E dq कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा, E dq इज गोइंग टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई डायरेक्शन क्या होगा, ये मान लो n कैप है तो ये माइनस n कैप हो जाएगा। This is going to be minus of sigma by 2 epsilon naught, ठीक, और this is simply sigma upon 2 epsilon naught n cap. N cap is nothing but ER cap, same as ER cap. ओके, हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द चार्ज, फेलो चार्ज है q माइनस डी क्यू, एट द पॉइंट जस्ट बिलो डी क्यू इज गोइंग टू बी दिस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक। नाउ द फोर्स ऑन डी क्यू विल बी व्हाट,
force on dq is going to be force on dq is going to be E into dq, or this is going to be sigma upon 2 epsilon naught और dq क्या है? इट इज सिग्मा ds er क्या और क्या निकालने पूछा था तुमसे? यही पूछा, ठीक। सो दिस इज व्हाट इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 epsilon naught ds er cap। अच्छा, dq के फॉर्म में ही बोला है तो dq के फॉर्म में ही लिख लो। चलो बताओ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? दिस इज सिग्मा बाई अब सिग्मा क्या है? सिग्मा इज q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर er कैप into dq, and this is nothing but but 1 by 2 times electric field। ठीक है, where electric field is this, yes, okay। आगे ऐसे आगे df is nothing but 1 by 2 e dq, where e is, ये क्या लिखा गया है? ये कुछ नहीं, where e is this, ठीक है, ये गलत था। ओके, आई गॉट दिस, ये आ गया हम लोग का 1 by 2 e dq, where e is q upon 4 pi epsilon naught, सरफेस पे फील्ड है, इट इज फील्ड ऑन द सरफेस। ओके, समझ में आ रहा है चीज आपको? ठीक है, इज इट ऑल राइट? एक और क्वेश्चन लेके आए हैं हम, ये देखो, कंडक्टिंग स्फीयर with total charge q is cut into half, what force must be used to hold the halves together? मतलब हाफ में कट कर दिया, अब हाफ में कट कर देगा तो एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करा तो भाग जाएगा सब। वही बोल रहा है कि कितना बार से फोर्स लगाएंगे ताकि दोनों साथ रहे। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, हमेशा ही फिजिक्स में पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक है? जल्दबाजी मत रहिए, जल्दबाजी में जल्दी होता नहीं है फिजिक्स के अंदर। समझे रहिएगा तो जल्दी भी कर पाएंगे, नहीं समझे रहिएगा तो फिर मतलब आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चा लोग क्वेश्चन रट रहा है, मतलब रटने के क्रम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आया है और किसी और क्वेश्चन का आंसर पुट कर दे रहा है कि अच्छा ऐसा किए थे, मतलब समझ लो क्या बोल रहे हैं। ये हाफ में कट कर दिया, ठीक है? अब हाफ में कट कर देगा तो क्या था, पहले तो मटेरियल का स्ट्रेंथ था ना जी, कोहेसिव फोर्सेस थे, वो रिपल्सिव होते हुए उनको साथ रखता था। अब कट कर दिए तो कोहेसिव फोर्स तो खत्म हो गया, मटेरियल के अंदर कोहेसिव फोर्स तो खत्म हो गया, दोनों मटेरियल तो अलग अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा, अब एक दूसरे को रिपेल कर जाएगा, रिपेल कर सब भाग जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो जितना आप फोर्स से रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से बाहर से लगाओगे ना, अभी तो वो एक साथ रहेगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे कितना फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब ये हेमिस्फेयर पे, इस हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगेगा। हम लोग डीक्यू एलिमेंट में फोर्स निकाल लिए, ठीक है? अब हम लोग को पूरे स्फेयर पे फोर्स निकालना है, पूरे हेमिस्फेयर पे, साथ पूरे हेमिस्फेयर पे फोर्स निकालना। इस एक हेमिस्फेयर पे क्या हो, उतना ही फोर्स लगाएंगे, दूसरे हेमिस्फेयर उतना ही फोर्स लगाएंगे, दोनों साथ रहेगा। एक एक हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो पूछ रहा है तुमसे, ठीक है? करते हैं इसको, लेट्स डू इट।
हेमिस्फेयर फोर्स निकालना है हम लोग को। हेमिस्फेयर, अब देखो हम लोग को जो आंसर मिला है पिछला, मतलब जो हम लोग किए अभी क्वेश्चन, वो था कि डीएफ विल बी 1/2 ED, ठीक है, DQ एलिमेंट पे ये फोर्स लगेगा, वेयर E इज Q upon this, okay, where R is the radius, R is the radius। अब लोगों पूरा हेमिस्फेयर पे निकाल, ये तो पॉइंट चार्ज है ना, DQ पॉइंट चार्ज। अब एक काम करना पड़ेगा हम लोग को इस हेमिस्फेयर का एलिमेंट लेना पड़ेगा। पहले तो एलिमेंट ले लिया जाए, इस हेमिस्फेयर का एलिमेंट ले लिया जाए, ठीक है। हेमिस्फेयर का एलिमेंट कैसा लोगे बताओ? कुछ इस टाइप का एलिमेंट ले लो, यहां से थीटा एंगल ले लो, एंड दिस इज डी थीटा, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आर हो गया, ये हो गया आर साइन, आर कॉस थीटा ना। अच्छा यहां थीटा लोगे क्या? यहां थीटा लगता है, मतलब थीटा जो है ना, वहां भी ले सकते हो ऐसे, तो नीचे से ले लेते हैं थीटा। अब तो सही रहेगा देखने में, वो भी ऐसे ले सकते थे, लिमिट बदल जाएगा, आर साइन थीटा, और थिकनेस कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। एक रिंग टाइप का लिया है, रिंग ऑफ रेडियस आर साइन थीटा, एंड थिकनेस आर डी थीटा। ds क्या हो जाएगा? ds इज गोइंग टू बी 2 पाई आर साइन थीटा सर्कमफेरेंस into thickness r d theta, that is 2 pi r square sin theta d theta। और सिग्मा क्या है? सिग्मा इज q upon 4 pi r square, so dq is going to be sigma ds, ठीक है, so that comes to be 2 pi sigma r square sin theta d theta। इस DQ पे क्या लगेगा फोर्स बताओ? जैसे इस DQ का भी एक एलिमेंट अगर ले लेना हम लोग, अगर इस DQ का भी एलिमेंट लोगे आप, जैसे तो हमने तो इसका भी नहीं आंसर निकाला ना, हमने तो इसका निकाला। इस DQ पे भी एक एलिमेंट छोटा सा ले लो, D ऑफ DQ, उसका निकाला कि इस पे जो फोर्स लगेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 E and d of dq, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बट फॉर एवरी d of dq there exists d of dq here such that इस पे फोर्स, ये फोर्स लगा, अब यहां भी एक फोर्स, जैसे यहां पे d of dq तो पूरा सर्कल, पूरा रिंग पे हो गया, पर रिंग पे भी तो हम लोग ये जो एक्सप्रेशन है वो रिंग का नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज का है। तो रिंग का भी एक अगर पॉइंट चार्ज है d of dq, तो उस पर फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फॉर एवरी d of dq ऑन दिस रिंग देयर एग्जिस्ट d of dq ओवर हियर सच दैट द फोर्स इज गोइंग टू बी दिस। तो ये जो df है और ये जो df है, आप देखोगे कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल गेट एड अप, मतलब ये थीटा एंगल एड अप, द d of df cos theta will be added up, मतलब सुनो
इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट फॉर एवरी डी ऑफ डी क्यू ओवर हियर वी हैव डी ऑफ डी क्यू ओवर हियर सच दैट the force acting on d of dq and the force acting on d of dq, the vertical component will cancel out over the ring, but the horizontal component, cos theta component, will get added up. Cos theta component will get added up, right? समझ में आ रहा है आपको? And electric field everywhere is same on this ring. Everywhere is same. So in that case, the force will be df. df will be somewhat like this, 1 by 2 E, ये वाला dq ले रहे हैं हम, इनफैक्ट ऐसा लिख दो, E का भी वैल्यू लिख दो, E क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और इनटू cos थीटा. ये dq जो है ना, dq जो है वो आपका पूरा रिंग का चार्ज हो गया, तो इस dq का भी एक एलिमेंट है, उस पर जो फोर्स लग रहा था उसका cos थीटा कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा. क्लियर है जी? मतलब जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा ना 1 by 2 E d ऑफ dq, E का मैग्नीट्यूड ही ले लो, ओ नहीं ठीक है, ऐसा करने का मतलब है कि d ऑफ df विल बी इक्वल टू 1 by 2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड d ऑफ dq. एक बार इसको इंटीग्रेट, अच्छा ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि ये एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एड अप होगा. d ऑफ df का जो cos थीटा है वो एड अप होगा और जो ऐड होगा वही इंटीग्रेट होगा. इसको जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ठीक है, ये सब तो सब सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा df cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 by 2 q by 4 pi epsilon naught r square and dq cos थीटा. ये ठीक है, ऐसे आ जाएगा. ओके, हाँ, अब इसको ठीक से पुट करो. अब हम लोग लिख सकते हैं कि df cos थीटा मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन dq, df cos थीटा इज बेसिकली 1 by 2 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और dq को क्या लिखोगे, 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. ऑलराइट, अब ये 2 पाई कट गया ऐसे, ये आ गया q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये 2 भी कट गया, ठीक है, और सिग्मा को रहने दो, सिग्मा ही रहने दो, ये r स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा भी आएगा ना, यहाँ पे एक cos थीटा भी था, ये cos थीटा d थीटा, this is your df cos theta, right, df cos theta, and this is the force which will act in x direction. fx is nothing but integral of this, ठीक है, ये x डायरेक्शन में एक्ट करेगा, df cos theta इंटीग्रेट हो, df cos theta इंटीग्रेट हो, df इंटीग्रेट नहीं, df cos theta इंटीग्रेट हो. ओके, अब थीटा का लिमिट क्या होगा, पहला एलिमेंट कहां जाएगा जी तुम्हारा, बिल्कुल थीटा टेंडिंग टू 0 पे, और हेमिस्फीयर का लास्ट एलिमेंट कहां जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे. सो दिस इज नथिंग बट q सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट r का कट गया है, ठीक है, हाँ 8 एप्सिलॉन नॉट, यस, ठीक है ना.
ठीक ठीक. If you want to put it as q, then this is going to be q square upon 8 चौके 32 this. तो ये फोर्स जो है ना हेमिस्फेयर पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये हेमिस्फेयर इतना ही फोर्स इधर लगाएगा. ठीक है, इतना ही फोर्स ये जो राइट वाला हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर पे लगाएगा. इसको अगर एक साथ रखना है तो यू हैव टू अप्लाई दिस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन बोथ द हेमिस्फेयर, एक इधर से, देन दे विल बी टुगेदर. तो इतना फोर्स आपको बाहर से एक एक हेमिस्फेयर पे लगाना पड़ेगा so as to keep them together. Okay, that's all about force on conductors. इस तरह से फोर्स ऑन कंडक्टर्स हम लोगों ने कर लिया. कहीं भी किसी पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो जो चार्ज होगा उसे फोर्स बाकी के फेलो चार्ज की फील्ड की वजह से होगा, अपने फील्ड की वजह से कभी भी फोर्स नहीं लगेगा किसी भी चार्ज पे. एक सत्य है, अचरज सत्य. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. और गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आई थिंक आई हैव डिस्कस एवरीथिंग इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसको करेंगे. ठीक है, और कुछ प्रीवियस पेपर नेट और गेट का होगा, वो भी किया जाएगा. 2-3 लेक्चर लगेगा. अभी क्वेश्चंस वगैरह भी करना है हम लोग को. ठीक है, नेट का कर लेंगे, गेट का कर लेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन है वो कर लेंगे हम लोग. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे. एंड अगेन वॉचिंग दिस चैनल, द चैनल नेम इज टी विद्या फिजिक्स. ग्रेजुएट हायर फिजिक्स का पूरा चैनल है. And I am Vishal Devasi. So you do subscribe this channel and let others also know about this channel. Okay. Thank you very much.